Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी बाय अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसी पुस्तक जिसे बाइबल ऑफ पॉलिटी कहा जाता है। भारत की राजव्यवस्था से संबंधित एम लक्ष्मीकांत पुस्तक का 7वां एडिशन हम आज से शुरू करने वाले हैं। उसको कवर करेंगे, उसके पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक उसे कवर करेंगे, ताकि आगामी 2024 पीटी के लिए आपको जो भी प्रश्नोत्तरी में समस्या आ सकती है या फिर मेंस के लिए आंसर राइटिंग में जिन पॉइंट्स की आपको जरूरत पड़ सकती है, या अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो एक रिवीजन के तरीके से ये सीरीज आपके लिए रहेगी। इसके अलावा दूसरी कई सीरीज हैं जिन्हें हम शुरू करने वाले हैं साथ साथ, तो उनसे भी आप जरूर जुड़िएगा। आज इस सीरीज का, पॉलिटी सीरीज का पहला लेक्चर है। आज से इसे शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसे 50 से 60 क्लासेस में खत्म कर दिया जाए। करीब ड्यूरेशन जितनी रहेगी, करीब 1 घंटा, तो 50 से 60 घंटे में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए। इसके साथ साथ जो ये सीरीज होगी, आपको एक एमसीक्यू सीरीज 10,000 क्वेश्चंस की हम और शुरू कर रहे हैं, वो ऐप पर आपको मिलेगी, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक्स हैं, उनको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जो भी नए कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं भारत की राजव्यवस्था से। पहला इसका अध्याय है, पहला चैप्टर है, जहां हम पढ़ते हैं कि भारत में शासन व्यवस्था की शुरुआत कहां से होती है। दरअसल शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि राजव्यवस्था शब्द के अपने आप में अर्थ क्या है। किसे कहते हैं राजव्यवस्था? दो शब्दों से मिलकर बना है, आप जानते हैं, राज और व्यवस्था। राज यानी कि शासन, रूल, पावर, और व्यवस्था, ऑर्डर। शासन का ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर मतलब इसे पदानुक्रम भी कहा जाता है, या संबंध भी आप इसे समझ सकते हैं, कि जो राज है, जो शासन है, उसके आपसी जो अंग हैं, उनके बीच में किसके पास सत्ता रहेगी, कौन पावर को यूज करेगा, और बाकी जो पदानुक्रम है वो किस प्रकार से निर्धारित होगा, पूरा राज कैसे चलेगा। उन नियमों, कानूनों और व्यवस्था को ही हम राजव्यवस्था के नाम से जानते हैं। आपने अगर इतिहास पढ़ा है, और मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि जब अंग्रेज भारत आए तो धीरे 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 उन्होंने एक कंपनी से लेकर के एक शासक वर्ग तक की भूमिका अपनी पूरी की। अंग्रेज आए 1498 पहली बार, और गए 1947। इसके बीच में बहुत लंबा एक शासनकाल रहा। इस शासनकाल को अगर आप समझेंगे तो कंपनी ने खुद को रेगुलेट करने के लिए, अपने जब कब्जा कर लिया देश पर, उसके बाद देशवासियों को रेगुलेट करने के लिए और भारत की शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर बहुत सारे नियम और कानून बनाए। उन नियम और कानूनों के कारण ही एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हुआ जिसे शायद हमने 1947 के बाद तक अपनाए रखा, और आज भी शायद उनमें से कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जो हम आज भी अपना रहे हैं। उनको समझने का क्रम ही भारतीय राजव्यवस्था को समझने का क्रम है। क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में, राजव्यवस्था में बहुत सारी चीजें अंग्रेजों से हमने उधार ली हैं, तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने वो कौन से कार्य किए जो आज तक चले आ रहे हैं और आज तक हम उनको मानते हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना होगा। अगर आप इतिहास पढ़ करके आए हैं ऑलरेडी तो आपको इस बात की समझ होगी, अगर है तो भी, नहीं है तो भी एक रिवीजन के तरीके से इसे देखें। और शुरू कहां से करेंगे? दरअसल भारत में शासन की जो व्यवस्था है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होती है। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट तक आने की प्रक्रिया के पहले की प्रक्रिया क्या थी। तो शुरू कर रहे हैं, देखिए, 1498 में अंग्रेज पहली बार भारत आते हैं। 1498 के आने के बाद वो अपनी कंपनी यहाँ स्टैब्लिश करते हैं। वो कंपनी व्यापार करती है। वो कंपनी जब व्यापार करती है तो उसको मुनाफा होता है। मुनाफा जब होता है तो देखती है कि धीरे धीरे बाकी जो शक्तियां हैं भारत में, वो भी अपने पैर पसार रही हैं। उनमें डच हैं, फ्रांसीसी हैं, और तमाम पुर्तगाली वगैरह बाकी सारी शक्तियां भी होती हैं। तो एक एक करके जब अंग्रेजों के पास पैसे की ताकत आ जाती है, जो ये मुनाफा व्यापार जो कर रही थी कंपनी भारत में, फरमान लेकर के या जिस भी तरीके से, भ्रष्टाचार भी बीच में कुछ होता रहा, लेकिन जो मुनाफा अंग्रेजी कंपनी को हो रहा था उसका प्रयोग उन्होंने अपनी जो विरोधी शक्तियां थी उनको कम करने के लिए किया। उन्होंने एक एक करके अलग अलग कंपनियों को हराया। जैसे पहले डच को बाहर किया, फिर पुर्तगालियों को बाहर किया। हालांकि ये लगे रहे, कुछ लिमिटेड टेरिटरीज में आजादी तक भारत में ये लोग थे। पुर्तगालियों को बाहर किया,
फिर फ्रांसीसियों को बाहर किया, और फ्रांसीसियों को जब बाहर कर दिया तो फ्रांसीसी ऐसी शक्ति थे कि उनको बाहर करने के बाद अंग्रेजों का पूर्ण शासन भारत पर एक तरीके से लागू हो गया। फिर कौन लोग बचते थे उनके लिए? फिर बचते थे जो भारतीय नेटिव जो पावर्स थी, उसमें मुगल थे। मुगलों के अलावा जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, वो शक्तियां भारत में विद्यमान रही। उसके अलावा भारत की जो जनता थी, वो अपने आप में एक शक्ति थी, और वो बाद के क्रम में हम देखेंगे कि कैसे भारत की जनता की वजह से कानूनों और नियमों में परिवर्तन लगातार होता रहा। लेकिन जब मुगल थे, बहुत पावरफुल थे, जब ये आए 1498 की बात है, जब ये आए उस वक्त मुगल बहुत पावरफुल थे। तो करीब 150 साल तक अंग्रेजों के पैर नहीं जमने दिए। वो अपने व्यापार से संलग्न रहे, व्यापार से संबंधित रहे, वहीं कार्य करते थे, वहीं सब प्रकार की अपनी गतिविधियां करते रहते थे, मुनाफा कमाते थे, भारत से धन लूट रहे थे, लेकिन उसमें मुगलों को भी हिस्सा था, बाकी क्षेत्रीय शक्तियों को भी हिस्सा था। तो किसी को कोई समस्या नहीं हुई। समस्या कब शुरू होनी हुई? जब मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हो गया। और मुगल्स का डिक्लाइन कब हुआ? 1707 में आप जानते हैं औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य लगातार डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू कर देता है, और क्षेत्रीय शक्तियां जो हैं वो सिर उठाना शुरू कर देती हैं। इन क्षेत्रीय शक्तियों में आते हैं मराठा, इनमें अवध आता है, इनमें बंगाल आता है, इनमें सिख आते हैं, इसमें राजपूत आते हैं, इसमें रोहिल्ला आते हैं, और तमाम ऐसी छोटी छोटी शक्तियां जो अंग्रेजों को नाकों चने चबवाने में सक्षम लगभग हो गई थी। इनमें जैसे दक्षिण भारत की बात करें तो हैदर अली का नाम आता है, मैसूर आप मान सकते हैं, मैसूर ने भी बहुत नाको चने चबवाए अंग्रेजों को। इनमें एक शक्ति अफगान भी थे, हालांकि वो भारत से संबंधित नहीं है, लेकिन अफगान भी एक शक्ति थे जो लगातार अंग्रेजों को परेशान करते रहते थे। तो जब इतनी शक्तियां अंग्रेजों को चारों तरफ से परेशान कर रही थी, और मुगल सल्तनत धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही थी, लेकिन कंपनी मुनाफा तो बना ही रही थी। अंग्रेजों ने अपनी रणनीति से, अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने पैसे का इस्तेमाल करके धीरे धीरे एक एक करके, आपने मॉडर्न इंडिया में ये बातें पढ़ी होंगी कि कैसे एक एक करके सारी शक्तियों को खत्म किया। अवध को खत्म किया, पहले बंगाल को खत्म किया, फिर अवध का नंबर आया, फिर मराठाओं के साथ फिर एंग्लो मैसूर वॉर लड़े, फिर एंग्लो फ्रांसीसी वॉर लड़े, फिर सिखों के साथ युद्ध हुआ, अफगानों के साथ युद्ध हुआ, सिंध के युद्ध हुए। तो ये जो सारे युद्ध अंग्रेजों ने एक कालक्रम में किए, उन युद्धों का परिणाम ये हुआ कि धीरे 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 सारी शक्तियां अंग्रेजों के हाथ में कंसोलिडेट होनी शुरू हो गई। अंग्रेजों के हाथ में शक्तियां आ गई, जनता का सीधा शासन आ गया, राजाओं के पास, महाराजाओं के पास, नवाबों के पास जो जमीनें थी, जो रिसोर्सेज थे, जो रेवेन्यू सिस्टम था, वो सारा अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अब अंग्रेजों के हाथ में कंपनी का मुनाफा भी है, नवाबों की सल्तनत भी है, मुगलों का साम्राज्य भी है, छोटे छोटे क्षेत्रीय छत्रप जो थे उनके भी रिसोर्सेज उनके हाथ में है। तो जब इतने सारी शक्तियां अंग्रेजों के हाथ में आ गई, तो अब जो जनता इनके अंडर थी, उस जनता को भी इन्होंने कंट्रोल करना था, और उस जनता के लिए भी नियम कानून बनाने थे कि जनता को हम किस प्रकार से रखेंगे, क्या सिस्टम होगा जनता का रेवेन्यू देने का, कितना रेवेन्यू लिया जाएगा, कौन व्यक्ति पदानुक्रम में कहां तक पहुंच सकता है। ये सारी चीजें निर्धारित करने के लिए अंग्रेजों को नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ी, और ये जो नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए, इन्हीं को हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्योंकि जब देश आजाद हो गया तो आजादी के बाद भी नियमों कानूनों की आवश्यकता पड़ी, लेकिन जब पूरा साम्राज्य भारत का अंग्रेजों के हाथ में आ गया, तब उनको कुछ नियम कानून बनाने पड़े कि किस तरीके से शासन चलेगा, प्रशासन चलेगा, कौन व्यक्ति सिविल सर्विसेज में आएगा, किस व्यक्ति की अथॉरिटी कहां तक होगी, कौन कैसे फैसले ले सकता है, कौन किसके प्रति जिम्मेदार होगा, जनता की हैसियत क्या होगी, कितना रेवेन्यू आएगा। ये जो चीजें डिसाइड की ना, ये रूल्स के अंदर डिसाइड की उन्होंने, और वो जो रूल्स बने राज को चलाने के लिए, उसी को हमने राज व्यवस्था कहा। आई होप यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए, दो युद्ध भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए, एक तो बक्सर की लड़ाई और दूसरा प्लासी का युद्ध। शेखर बंदोपाध्याय की किताब आपने पढ़ी होगी, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, यानी कि प्लासी का युद्ध वो क्षण था जहां पूर्ण रूप से सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है, या कहें कि अंग्रेज वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं भारत पर, और ये नेल इन द कॉफिन की तरह काम करता है, क्योंकि वहां पर आप मुगलों को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं, बंगाल को पूरी तरीके से एनेक्स कर लेते हैं,
या जो शक्ति होती है, कम से कम रेवेन्यू स्ट्रक्चर पर तो अपना अधिकार जमा ही लेते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे करके मराठा, अवध, बंगाल और सिख, राजपूत, रोहिल्ला और बाकी सारे जो मैसूर वगैरह है, उन पर धीरे-धीरे कब्जा जमाते हैं। फिर 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति वो क्षण है जब भारत में सारी क्षेत्रीय शक्तियों को अंग्रेज नेस्तनाबूद कर देते हैं और पूर्ण रूप से कहें कि शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। और आज जो हम बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि शासन व्यवस्था में कहां-कहां कितने बदलाव हुए, तो दो हम चीजें पढ़ेंगे। पहला तो होगा कंपनी का शासन। ये देखिए, यहां इस पुस्तक में भी आपको कंपनी का शासन, यहां से बात शुरू की गई है। और ये टेक्स्ट जो है, ये हमने लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन से लिया है, तो उनको पूरे क्रेडिट के साथ उनके कॉपीराइट का सम्मान करते हुए हम यहाँ बस समझने की नजर से बस इसको यहाँ रख रहे हैं, ताकि हम क्या-क्या कवर करते चल रहे हैं वो आपको पता रहे। तो दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। पहला कंपनी का शासन। और कंपनी का शासन कब से शुरू होता है? कंपनी का शासन शुरू होगा जब हम बड़ी-बड़ी क्षेत्रीय शक्तियों को हरा रहे थे, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद से। ठीक, तो 1764 वो तारीख है जिसके बाद से रेवेन्यू स्ट्रक्चर धीरे धीरे कंपनी के हाथ में आने लगा था, भारत की क्षेत्रीय शक्तियों का। तो पहला तो है कंपनी का शासन, यानी कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कौन से नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए, कंपनी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, क्या खरीद सकती है, क्या बेच सकती है, किसके अधीन आती है, किसको दबा सकती है, किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है, या कौन सा गवर्नर जनरल पावरफुल होगा, मद्रास और चेन्नई या मुंबई और मद्रास और जो कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधिकार हैं वो कैसे बटेंगे। ये जो राज व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई, ये खुद के लिए बनाई, खुद की कंपनी को चलाने के लिए बनाई, यानी कि कंपनी शासन कर रही थी भारत पर। तो पहला जो होगा वो होगा कंपनी का शासन। और दूसरा ताज का शासन, यानी कि क्राउन डायरेक्टली भारत में रूल कर रहा है। सत्ता सीधे अंग्रेजी जो महारानी है उसके हाथ में चली गई है। और ये कब जाती है? ये 1857 की क्रांति के बाद जाती है। तो दो तरीके हैं, देखिए। 1773 जबकि पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेट मतलब किसी चीज को रेगुलेट करना, वो कैसे चलेगी उसको निर्धारित करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पहला जब आता है, तो ये पहला पहला प्रयास माना जाता है अंग्रेजों का भारत को रेगुलेट करने का। तो वो 1773 से 1858 तक चलता है। और उसके बाद क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। भारत में महारानी जो है वो डायरेक्टली रूल करना शुरू कर देती है, उससे पहले कंपनी शासन कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर कि कहां से बात शुरू होती है, राज व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ती है, राज व्यवस्था होती क्या है, और दूसरा राज व्यवस्था को पढ़ने का क्रम क्या रहेगा। तो दो क्रम हमने निर्धारित किए। पहला कंपनी का शासन पढ़ेंगे, उसमें जो भी रूल्स, रेगुलेशन, रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जो भी कानून उस वक्त अंग्रेजों ने बनाए भारत को, पहला तो वो देखेंगे कि कौन सा कानून बनाया, उस कानून में क्या था, भारत को कैसे वो लोग अफेक्ट कर रहे थे। और दूसरा क्राउन के शासन में जब डायरेक्टली अंग्रेजों के हाथ में सत्ता चली गई, जब हम गवर्नर्स के अधीन आए, उसके बाद वॉयसरॉय की सत्ता जब शुरू हुई, तो भारत को क्या प्रभाव पड़ा। और जब 1947 में फाइनली हम अपनी आजादी हासिल कर लेते हैं, तो वो कौन से नियम कानून थे जो हमने अंग्रेजों से लिए, या उनकी व्यवस्था के वो कौन से हिस्से हैं जो आज भी हमारे काम आ रहे हैं। ये तीन पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास, इस टाइटल के अंतर्गत हम ये पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं, भारत का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि एक शासन पद्धति बन रही है और कैसे भारत में संविधान के निर्माण होने तक से पुरानी जो प्रक्रिया है वो कैसे चली है। उसके बाद हम धीरे धीरे आएंगे, भारत के संविधान पर आएंगे, भारत के जो बाकी ऑर्गन्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर आएंगे। सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे होते हैं, संविधान में नागरिकता को लेकर क्या प्रावधान है, भारतीय नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार हैं, राज्य के बाकी नागरिकों से संबंध कैसे रहेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे। उसके अलावा मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डीपीएसपी, केंद्र राज्य संबंध, जो भी जितने भी अंग होते हैं संविधान के, पहले वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जो संविधान से इतर जो राज्य व्यवस्था में प्रणालियां बचती हैं, उन पर गौर करेंगे। साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे कि पुराने पीवाईक्यूज कैसे आए हैं, पुराने जो हमारे क्वेश्चंस हैं, चाहे पीटी के हों चाहे मेंस के हों, उनका निर्धारण कैसे हुआ है और उनकी व्यवस्था क्या है। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है, तो उसके बाद अब हम सीधा चलते हैं अपने पहले हेडिंग, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक्ट क्या था, क्या रेगुलेट अंग्रेज करना चाहते थे और कैसे रेगुलेट उन्होंने किया, तो क्या क्या विशेषताएं थी और क्यों इसे लागू किया गया था, इसके जरिए प्रयास क्या कर रही थी
अंग्रेज सरकार, उसको भी देख लेते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा मैंने आपसे कहा, कंपनी के रूल के अंतर्गत के पहला प्रयास था, जहां पर अंग्रेजों ने कोशिश की कि वो कंपनी के कार्यों को पहला तो नियमित करे और दूसरा नियंत्रित करे। अब ये क्या है नियमित और नियंत्रित? नियमित इज टू रेगुलेट, के जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, लगातार होता रहे, इसे कहा जाता है नियमन करना किसी कार्य का। और दूसरा नियंत्रित, कि जो कार्य कर रहे हैं वो किस कैपेसिटी में करेंगे, कितना करेंगे, इसको कहा जाता है नियंत्रित करना। टू कंट्रोल, टू रेगुलेट एंड टू कंट्रोल, दो चीजें अंग्रेजों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की, कि नियमित जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो लगातार होता रहे, और दूसरा वो कार्य कितना करना है वो बताएंगे अंग्रेज सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी को बताएंगे, और इन्हीं के लिए वो लेकर के आया गया था। दूसरा, एक तो कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो, और दूसरा राजनीतिक कार्य, इन दोनों कार्य को मान्यता मिल गई। किस प्रकार से? इसे ऐसे समझिए कि कंपनी कार्य तो दोनों ही कर रही थी 1773 से पहले भी। राजनीतिक कार्य कौन से कर रही थी? मान लीजिए जैसे हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में अंग्रेजों ने जिस प्रकार से सत्ता कब्जाई, या सत्ता पर जिस प्रकार से काबिज हुए, वो तो उनकी टैक्टिक्स थी, वो तो उनकी डिप्लोमेसी थी। डिप्लोमेसी जब कोई व्यक्ति कर रहा होता है, कोई कंपनी कर रही होती है, तो आप किसे सत्ता में बैठा रहे हैं, युद्ध में किसका साथ दे रहे हैं, किसके साथ आप धोखेबाजी करके उसकी सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। फिर जब अमुक व्यक्ति को आप सत्ता सौंप देते हैं, अपने किए करार को आप कितना निभा रहे हैं, उसके साथ दोबारा टर्म्स रीनेगोशिएट कर रहे हैं, वो कैसे हो रहा है। तो ये जो सारा कार्य होता है ये डिप्लोमेसी में होता है, और पूरा पूरा कार्य राजनीतिक है। तो राजनीतिक कार्य तो ये लोग पहले भी कर रहे थे, और प्रशासनिक कार्य भी कर रहे थे। प्रशासनिक कार्य क्या? रेवेन्यू कलेक्शन एक प्रशासनिक कार्य है। तो अंग्रेज भारत में पहले भी, जब बंगाल की बात करें, तो लोगों से टैक्सेस तो वसूल कर ही रहे थे, पूरा रेवेन्यू सिस्टम तो उनके हाथ में था ही, लेकिन इनको रेगुलेट नहीं किया गया था। ये कार्य अंग्रेज कर जरूर रहे थे, लेकिन नियमित और नियंत्रित तरीके से नहीं कर रहे थे। जैसा मन हो रहा था वैसा कर रहे थे, जितनी मात्रा में चाह रहे थे उतना कर रहे थे। अब कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई, एक स्टाम्प ऑफ अथॉरिटी आ गई अंग्रेजी सरकार से कि आप ये कार्य कर सकते हैं, आपको इस कार्य की अधिकारिता है। उसके अलावा एक केंद्रीय प्रशासन भारत में विकसित हुआ। केंद्रीय प्रशासन, पहले जो कमांडर्स होते थे या जो गवर्नर्स होते थे अलग अलग प्रेसिडेंसीज के, मान लीजिए बंगाल, ये बंगाल में अलग है, मुंबई में अलग है, और मद्रास में अलग है, तो जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी वो अलग अलग कार्य कर रही थी, और उसके ऊपर किसी की अथॉरिटी भी नहीं थी। सब अलग अलग इंडिपेंडेंस अपना अपनाए हुए थे, अलग अलग तरीके से काम कर रही थी। जिसके साथ कोई संधि करनी है, किसी के साथ कोई लड़ाई शुरू करनी है, रिसोर्सेज देने हैं, और आपस में अलग अलग कंपनीज की तरह ये लोग कार्य करते थे। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये अलग अलग तरीके से काम करते थे। मान लीजिए बॉम्बे ने कहा मद्रास से कि हमें सेना चाहिए या हमें इतने रिसोर्सेज चाहिए, तो अवेलेबिलिटी के आधार पर ये लोग मना भी कर देते थे, जबकि कंपनी तो एक ही थी। तो अब क्या किया, एक केंद्रीय स्ट्रक्चर बनाया भारत में कि प्रेसिडेंसीज तो है हमारी ही है, तीनों हमारी ही है, हम ही है, लेकिन इसे रेगुलेट करना है। रेगुलेट करने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, तो देखिए, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, या बंगाल का गवर्नर जिसे नाम दिया गया था, अब गवर्नर तीनों में थे, बॉम्बे में भी, मद्रास में भी, और बंगाल में भी। लेकिन जो बंगाल का गवर्नर था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल ये पदनाम दे दिया गया, और इसके अलावा उसको 4 सदस्यों की कार्यकारिणी भी दे दी गई, जो उसको काम, उसके साथ काम करती थी, उसके फैसलों में उसकी मदद के लिए बना दी गई थी। तो बंगाल का गवर्नर हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और 4 व्यक्ति इसकी मदद के लिए इसकी कार्यकारिणी में बैठाए गए। अब देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल ही क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सबसे पहले बंगाल में ही अंग्रेजों ने अपने कदम मजबूत किए थे, और बंगाल के जरिए ही अंग्रेज भारत में घुसे थे। तो जिस व्यक्ति ने जितनी सफलता आपको दिलाई, उसके आधार पर उसका नामकरण हुआ। मान लीजिए यही काम मुंबई का या बॉम्बे का गवर्नर कर देता,
मराठा शक्ति को हरा देता अपने समय में, तो यही मुंबई का गवर्नर जनरल बन जाता। लेकिन चूंकि बंगाल ने सफलता प्राप्त की, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ये पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। इनकी कार्यकारिणी में 4 व्यक्ति और शामिल किए गए। इसके अलावा जो दूसरा परिवर्तन किया गया वो बंबई के और मद्रास के, ये आ गए बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे, क्योंकि बंगाल ने सफलता प्राप्त करी है और बंगाल इनका मार्गदर्शन करे या बंगाल के तरीके से ये लोग भी आगे बढ़े। तो बंगाल को जो पावर मिली, जो पावर बंगाल को मिली, उसके आधार पर मद्रास और बॉम्बे दोनों इसके अधीन आ गए। इस शब्द पर गौर करिएगा, अधीन हो गए। अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो आदेश देगा मुंबई, वो उन पर बाध्यता है स्वीकार करना। पहले ये लोग अलग अलग काम कर रहे थे। अगर बंगाल से कोई आदेश गया या कोई रिक्वेस्ट गई तो उसको माने न माने, ये मद्रास और बंबई का अपना अधिकार था। लेकिन अब चूंकि बंगाल ने विजय प्राप्त कर ली है, बंगाल से रेवेन्यू आ रहा है और बंगाल अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करके अंग्रेजी साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास भारत में कर रहा है, इसलिए मुंबई और मद्रास को भी डाल दिया गया बंगाल के अधीन कि आप बंगाल के रिसोर्सेज का प्रयोग करिए और जैसा बंगाल का गवर्नर जनरल कहता है अपनी परिषद की सहायता से, उसकी सलाह पर वो कार्य करिए। उसके अलावा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना कर दी गई, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो यानी कि 4 टोटल जजेस के साथ बंगाल में 1774 में इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किस कार्य के लिए बनाया गया था? आप समझिए कि जो अधिकारी थे या जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो कई बार घूसखोरी वगैरह पर उतर आते थे और इस घूसखोरी के चलते जो भी मुकदमे अंग्रेजों के भारत में होते थे, उन मुकदमों के निपटान के लिए, निस्तारण के लिए यह व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी। हालांकि बनाई अंग्रेजों ने अपने लिए थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भारत में भी, भारत के नागरिकों के लिए भी कार्य में लिया जाने लगा। ठीक है, एक कार्य और हुआ, जैसा अभी आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट बनाया, तो अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे, बहुत बार जो कंपनी का व्यापार हो रहा है, मान लीजिए कंपनी का कोई जहाज जा रहा है, उस जहाज में अमुक सामान जा रहा है, थोड़ी जगह खाली है, तो अंग्रेजी अधिकारी क्या सोचते थे कि अपना थोड़ा सा पर्सनल व्यापार भी कर लेते हैं, निजी व्यापार भी कर लेते हैं, प्लस कोई उपहार दे रहा है कार्य करने के लिए, कोई गिफ्ट दे रहा है, उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार का एक रूप था। अंग्रेजों को समझ में आया कि भारतीय हारे हैं प्लासी में भ्रष्टाचार के कारण, बदनीयति के कारण। तो अगर अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेजी कर्मचारी जो कंपनी के हैं वो पर्सनल ट्रेड करेंगे, तो पर्सनल ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि उस ट्रेड के कारण अंग्रेजों को नुकसान हो जाए। प्लस जो उपहार अगर लेंगे, तो उपहार लेने का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि अगर आपने किसी से कोई उपहार लिया है तो बदले में आप उसके लिए कोई ना कोई कार्य करते होंगे या आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे में अंग्रेजों ने दोनों पर रोक लगा दी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार, कि ना तो अंग्रेजी सरकार के कोई अधिकारी, ना कर्मचारी, ना उपहार लेंगे और ना ही निजी व्यापार करेंगे। निजी व्यापार करना है आप अलग करिए, अगर आपको व्यापार अंग्रेजी कंपनी के लिए करना है तो आप सैलरीड रहिए, तनख्वाह पाइए और अपना कार्य करिए। उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रिश्वत और उपहार वगैरह सभी चीजों पर। उसके अलावा देखिए, ब्रिटिश सरकार का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, यानी कि ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और ज्यादा सख्त किया। कैसे किया? एक चीज बनाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या करते थे? ये एक बोर्ड होता था जो कंपनी के कार्यों का निर्धारण करते थे। कंपनी की बेसिकली गवर्निंग बॉडी होते थे कि कंपनी कार्य कैसे करेगी, कंपनी का आगे में भविष्य की योजना क्या होगी, कौन लीड करेगा, कौन किसका प्रमोशन होगा, कौन कंपनी से बाहर जाएगा। इस प्रकार के जो फैसले करने का अधिकार था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास था। वो कंपनी की गवर्निंग बॉडी होती थी, उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सरकार ने और ज्यादा सख्त कर दिया। अब देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में अगर कंपनी के अंदर अगर सरकार के लोग हैं, तो वो उसका दिमाग है, एक तरीके से वो निर्धारित करेंगे कंपनी को कैसे चलना है। तो सरकार का नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मदद से और ज्यादा सख्त हो गया। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले थे, उनकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार को हर इंफॉर्मेशन इनकी होनी चाहिए,
कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, भारत के लोग क्या कर रहे हैं, कितना राजस्व आ रहा है, किसको आपने सजा दे दी, कहां पर आप मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, वगैरह वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंपलसरी कर दिया गया कि सारे मामलों की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हो। ये किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आई होप दिस इज क्लियर। दो बातें हमने सीखी हैं कि राज व्यवस्था क्यों आवश्यक है, क्यों कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, और दूसरा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन से बदलाव किए और भारत में जो शासन व्यवस्था की नींव डली कि भारत को रूल कैसे किया जाएगा, वो पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पड़ी थी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चले, 1784 में एक और एक्ट बनता है जिसका नाम होता है पिट्स इंडिया एक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में इतना संपूर्ण था कि एक बार अगर उन्होंने कोई संविधान के तरीके से बना दिया और देश इसी पर आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे ही रूल करते रहेंगे, क्योंकि परिस्थितियां लगातार बदल रही थी। परिस्थितियां जब बदलती हैं तो सरकार के काम करने का तरीका भी बदलता है। मान लीजिए पहले बंगाल सरकार के अधीन था, फिर कुछ और टेरिटरी अधीन आ गई, कहीं पर युद्ध जीत लिया, किसी से ट्रीटी हो गई, किसी विदेशी पावर को आपने खदेड़ कर बाहर भेज दिया, तो लगातार अंग्रेज आगे बढ़ रहे थे, परिवर्तन हो रहा था डेमोग्राफी में भी और शासन व्यवस्था में भी। तो अंग्रेज आप अगले 50 साल तक देखेंगे कि लगातार कानूनों में बदलाव कर रहे थे, क्योंकि जो शक्ति थी वो असीमित होती जा रही थी। धीरे 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 अंग्रेजों के पास ताकत आती जा रही थी और अंग्रेज लगातार कानून बदल रहे थे ताकि भारत को अच्छे से गवर्न किया जा सके, पूरी ताकत के साथ, पूरे शक्ति के साथ भारत पर रूल किया जा सके। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रही थी उनको दूर करने के लिए 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसके अलावा जो कि ये लागू 1784 में हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट इसे कहा गया। अब कौन कौन सी कमियां थी उन पर विचार कर लेते हैं, उनको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो अंग्रेजों ने 1773 में की थी वो ये की थी कि उन्होंने मान लिया था कि कंपनी अपने आप में इतनी सक्षम है कि वो व्यापार भी कर लेगी और भारत की राजनीति को भी संभाल लेगी। यानी कि एक तरफ तो अंग्रेजों के हाथ में तलवार है और दूसरी तरफ तराजू है कि वो व्यापार और वाणिज्य भी कर लेंगे और भारत की सत्ता को भी कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये बात अंग्रेजों को 1773 के बाद समझ में आई जब उन्होंने थोड़े दिन शासन व्यवस्था चलाने का कार्य किया। तो ना तो वो व्यापार ठीक से कर पा रहे थे और ना लड़ाई ठीक से लड़ पा रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया कि कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक इन दोनों मदों को पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया कि राजनीति एक धड़ा करेगा और व्यापार दूसरा धड़ा करेगा। व्यापार वालों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं और राजनीति वालों का व्यापार से कोई लेना देना नहीं। आपस में अलग अलग स्वतंत्र रूप से ये दोनों एंटिटीज काम करेंगी। ठीक है। और क्या किया गया देखिए, एक निदेशक मंडल बनाया गया, निदेशक मंडल बनाया गया जिसे जिम्मेदारी दी गई व्यापारिक मामलों की। ठीक है। निदेशक मंडल को जिम्मेदारी दी गई कि आप कंपनी के व्यापारिक मामले देखेंगे। इसके अलावा जो राजनीतिक मामले थे उनकी जिम्मेदारी नियंत्रक बोर्ड को दी गई, जिसे हम अक्सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। आप बीओसी कह सकते हैं, बीसी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हो गया ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट, अब ये भी अपने आप में एक सिद्धांत है ड्यूअल गवर्नमेंट का। द्वैध शासन, कि शासन एक ही सरकार कर रही है, शासन एक ही देश कर रहा है, लेकिन ड्यूअल, पैरेलल, बराबर, समानांतर दो चीज चल रही है, उसको कहते हैं द्वैध शासन। जैसे सबसे पहले इन्होंने इसे बंगाल में लागू किया था। बंगाल में अंग्रेजों ने क्या किया कि जब बंगाल को कब्जा लिया या जब ये किंग मेकर हो गए बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद, तो इन्हें तो दरअसल शासन करना नहीं था, क्योंकि ये तो व्यापार करने आए थे, इनको मतलब तो पैसे से था। लेकिन अब चूंकि भारत में फंस गए हैं तो लोगों को भी संभालना पड़े। तो लोगों को संभालने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो राजस्व प्रणाली थी और जो राजनीतिक प्रणाली थी उसको अलग अलग रखा। सारी जिम्मेदारियां शासन की वो सौंप दी नवाब को और सारा रेवेन्यू स्ट्रक्चर रख लिया अपने हाथ में।
तो यानी कि पैसा तो पूरा इनके पास आ रहा है, लेकिन जिम्मेदारी इनके ऊपर लोगों की कुछ भी नहीं है। तो जब लोग परेशान होंगे तो वो सीधा देखेंगे नवाब की तरफ कि नवाब जो है वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन नवाब के हाथ में कोई शक्ति ही नहीं है, नवाब के हाथ में धन नहीं है, तो नवाब कर क्या सकते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने इस द्वैध शासन प्रणाली को अपने ऊपर भी लागू किया। पहला, राजनीतिक और व्यापारिक मसलों को अलग करने के लिए, कि भाई एक व्यक्ति जो सत्ता कब्जा रहा है, युद्ध कर रहा है, वो तो नहीं देख सकता कि कितना रेवेन्यू आया और उसका यूज कैसे करना है, भारत में अपने व्यापार को कैसे ग्रो करना है। तो दो चीजें करनी पड़ेंगी। इसके लिए उन्होंने निदेशक मंडल बनाया और नियंत्रक मंडल बनाया। ये जो हमने शुरुआत में डिस्कशन किया ना, कि एक तो नियमन और दूसरा नियंत्रण, ये दो अलग अलग चीजें करी। तो नियमन के लिए अलग बोर्ड और नियंत्रण के लिए अलग बोर्ड इन्होंने स्थापित कर लिया। ठीक है, अब देखिए, जो नियंत्रण बोर्ड था जिसके पास राजनीतिक जिम्मेदारियां थी, अब याद रखिए किसके पास राजनीतिक है, किसके पास व्यापारिक है, तो इन दोनों के पास जो शक्तियां थी, तो ब्रिटिश नियंत्रण में रहते हुए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ये अधिकार था कि वो भारत में सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू, इन तीनों पर नियंत्रण कर सकता था, इन तीनों पर उसका अधिकार था, इन तीनों पर उसकी जो राय थी वो फाइनल हो जानी थी। ये हुआ। अब आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये पहला ऐसा अधिनियम था, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने भारत में ब्रिटिश टेरिटरी, ये शब्द इस्तेमाल किया। ब्रिटिश टेरिटरी का अर्थ हुआ कि आप ब्रिटिश की जमीन पर रह रहे हैं, ये जमीन हमने जीती हुई है, ये जमीन हमारी है, हमारी टेरिटरी है। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया था। और ये बहुत खतरनाक संकेत थे, क्योंकि आने वाले समय में अंग्रेज जो करने वाले थे उसकी शुरुआत दरअसल यहीं से हुई थी। और आधिपत्य का क्षेत्र जो है वो एक बहुत डरावना संकेत भारत के लिए पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत आया था। दूसरा, ब्रिटिश सरकार का भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया था, कि भारत में जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो ब्रिटिशर्स की मंजूरी के बिना नहीं किए जा सकते। दैट वाज फाइनल। इतना अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र भारत में बढ़ गया था। तो ये रहा पिट्स का 1784 का अधिनियम। इसके अलावा भारत की संवैधानिक यात्रा जारी रहेगी। अंग्रेजों के अधीन भारत ने जो भी परिवर्तन किए, जिस प्रकार से सत्ता चलाई, उसका लेखा जोखा हम अपने अगली क्लास में करेंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। तो अगले लेक्चर के लिए आपके लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन निर्धारित किए गए हैं। इन तीनों दिन आपको क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा आप ये क्लासेस करते रहिए। एक रिवीजन सीरीज हम इकोनॉमी की, हिस्ट्री की और बाकी सारी क्लासेस भी आपको कोशिश करेंगे कि पीटी से पहले सारी एक बार आपके रिवीजन के लिए कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करा दी जाए। इसके अलावा 10,000 स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की जो प्रैक्टिस सीरीज है हमारी, वो स्पेशल क्लासेस पर चलने वाली है। वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना है उसके लिए बस आपको करना इतना है कि टेलीग्राम का और व्हाट्सएप के जो लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको ज्वाइन कर लें। वहां इन क्लासेस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, वो जरूर ज्वाइन करें। वो कर लेंगे तो आपके लिए प्रीलिम्स का कोई खौफ नहीं रहेगा, आपको भय नहीं लगेगा। और इस सीरीज को लगातार देखते रहिए, कोशिश करिए कि जितना फायदा इस सीरीज से उठा पाए उतना उठाएं। आज पिट्स इंडिया एक्ट पर रोकते हैं। इसके बाद हम 1733 के एक्ट्स और 1853 के एक्ट्स, फिर ताज के शासन पर 1857 के बाद कैसे अंग्रेजों ने कार्य किया, फिर 61 के अधिनियम और बाद में जैसे जैसे जो जो अंग्रेजों के प्रावधान भारत में लागू होते रहे उनको समझेंगे। अगली क्लास में इस संवैधानिक यात्रा को पूरा करेंगे, पहले चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और फिर भारत के संविधान से अपनी बात शुरू करेंगे और उसको पूर्ण करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी।